सभी को हेलो हाय और नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है शुष्क ताप विधियां, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई हीट मेथड्स। इसके पहले वीडियो जो हमने आपके सामने शेयर किया है उसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसके डेफिनेशन के बारे में बताया था और इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बताया था, यानी कि कुकिंग का क्या उद्देश्य है, कि हम भोजन क्यों पकाते हैं और जो इसका डेफिनेशन है वो भी हमने आपको बताया था और इसका क्लासिफिकेशन बताया था। इसमें कि पहला था आपका मॉइस्ट हीट मेथड, ठीक है, दूसरा था आपका ड्राई हीट और तीसरा था कॉम्बिनेशन। तो मॉइस्ट हीट हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है ड्राई हीट मेथड। तो चलिए फिर इसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है जो मॉइस्ट हीट मेथड में, उसमें क्या होता है, इसमें आप जो माध्यम का आप यूज करते हो वो या तो हवा का माध्यम होगा या फिर वो वसा यानी कि फैट आप यूज करोगे भोजन को पकाने के लिए एक माध्यम के रूप में। तो पहला है हमारा हवा के माध्यम से पकाना। तो इसमें भी हवा के माध्यम से ही जो पकाना है, इसके अंदर भी इसमें कई सारे टाइप्स हैं, इसके भी सब क्लासिफिकेशन हैं। तो इसमें पहला आ जाता है भूनना या फिर पैन ब्रॉयलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब भूनने का मतलब है कि जब भी खाद्य पदार्थ को आप कोई किसी भी गर्म की गई धातु अथवा फ्राइंग पैन में बिना ढके पकाया जाता है, तब उस विधि को भूनना या फिर पैन ब्रॉयलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है मूंगफली और रोटी है, तो उसमें क्या होता है, आप बिना ढके हुए और बिना किसी भी तेल और पानी के आप इसको पकाते हो। एज सच आप इस तरह पकाते हो बिना ढके हुए और बिना ही किसी माध्यम के, यानी कि सिर्फ इसमें हवा का माध्यम होता है। ओके, फिर इसके बाद में अब इसकी हम लाभ की बात करें तो लाभ में देखिए क्या होता है, पहला तो ये आ जाता है कि इससे विधि से जो पके व्यंजन होते हैं उनके रंग और आकार अच्छा होता है और टेस्ट में भी वृद्धि होती है। जैसे कि जीरे है, सौंफ है, उनको आप भून करके और फिर उनको पीस करके आप कोई भी किसी भी खाद्य पदार्थ में उसको मिक्स कर रहे हो। जैसे कि रायता बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जीरे को भून करके पीस करके उसमें मिक्स करते हैं, तो रायते का टेस्ट एकदम मस्त हो जाता है, यानी कि लाजवाब हो जाता है बिल्कुल ही। तो इस तरीके से ये टेस्ट में वृद्धि कर देता है। आप किसी में भी आप मिला सकते हो, बहुत सारे ऐसे डिशेज होते हैं जिसमें कि ये चीजें हम पीस करके मिलाते हैं। तो आप जो जीरे और सौंफ को भून रहे हो वो चीज आपकी रोस्टिंग कहलाती है या फिर पैन ब्रॉयलिंग कहलाती है। दूसरा क्या लाभ है, इससे जो खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है और इससे आप उनको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हो। जैसे कि सूजी है, अब जनरली क्या है, सूजी है उसमें क्या होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको भून करके रखते हो तो पहली बात तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, दूसरी बात है कि वो आपको जब भी कभी आपको बनाना हुआ तो वो आसानी से आप फटाफट आपने निकाला और उसको बना लिया, भूनने की आपको जरूरत नहीं है और नमी चुकी नहीं है, इस वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा ये है कि खाद्य पदार्थ को पीसना आसान हो जाता है। जैसे कि हमने बताया जीरा है, सौंफ है, धनिया है, तो इनको अगर आप भून करके पीसते हो तो बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग होती है और अगर आप ऐसे रॉ में अगर आप भूनते हो तो उतना फाइन ग्राइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद में देख लेते हैं इनकी हानियां में क्या है कि इसमें हमें लगातार ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो जल सकता है, ठीक है। इस वजह से हमें बार बार उसको चलाना पड़ता है। और दूसरा ये हानि है कि जब उसके खाद्य पदार्थ को भूरा होने से क्या होते हैं कि उसमें जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि बहुत सारे विटामिन है, विटामिन सी है आपका, वो नष्ट हो सकता है, ठीक है। अमाइनो एसिड है यानी कि प्रोटीन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से पोषक तत्वों की भी हानि होती है। चलिए अब आते हैं, जो दूसरा है हमारा वो है ग्रिलिंग। ये पहला हो गया, दूसरा है ग्रिलिंग या फिर इसको हम बोलेंगे ब्रॉयलिंग। अभी तक हमने पैन ब्रॉयलिंग की बात की थी, अब यहां पर है ब्रॉयलिंग या फिर ग्रिलिंग। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अब इसमें क्या है, ग्रिलिंग में खाद्य पदार्थ को बहुत गर्म सतह के नीचे अथवा ऊपर या फिर बीच में किसी ग्रिल अथवा भारी पैन अथवा सीधे आंच पर रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है ग्रिलिंग में, कि इसमें आप सीधे आंच पर रखते हो, यानी कि डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में रहता है जो भी खाद्य पदार्थ आप पकाने जा रहे हो। तो ग्रिलिंग आपको पता ही होगा, ग्रिलिंग कैसे की जाती है, देखा होगा आपने, लंबी लंबी सीकें होती हैं और उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है उनको फंसा दिया जाता है, उसके बाद में उनको भूना जाता है। तो क्या है कि उसमें हम कोई भी मतलब बर्तन का यूज नहीं कर रहे हैं,
यानी कि किसी भी पैन का यूज नहीं किया। जैसे कि भूनना क्या था, उसमें हम पैन का यूज कर रहे थे, तो हीट पहले पैन में लग रही थी और फिर पैन गर्म हो रहा था, फिर उससे जो खाद्य पदार्थ था वो उसको हम भून रहे थे। लेकिन अब ग्रिलिंग में क्या है, इसमें जो है आप डायरेक्ट खाद्य पदार्थ को बिना किसी पैन वगैरह की डायरेक्ट आप उसको भूनते हो, ठीक है, सीधे आंच में भूनते हो। तो यही चीज फर्क होता है ब्रॉयलिंग में और पैन ब्रॉयलिंग में, रोस्टिंग में और ग्रिलिंग में। ओके, अब आमतौर पर क्या होता है, खाद्य पदार्थ को चिपकने से रोकने के लिए पैन को चिकना कर लिया जाता है, यानी कि ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें हम पैन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको आंच में पकाते हैं, तो इसमें हमें पैन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या है कि यदि सीधे आंच पर रखना हो तो खाद्य पदार्थ को चिकना कर लिया जाता है, क्योंकि अब चूंकि हम सीधे आंच पर रख रहे हैं तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें ऑयल वगैरह लगा दिए, हल्का सा चिकना कर लेते हैं, जिससे कि वो जले नहीं और आसानी से भुन जाए, ठीक है। और केवल बहुत नर्म खाद्य पदार्थों को ही ग्रिल किया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे खाद्य पदार्थ भूरे रंग के हो जाते हैं। और ग्रिलिंग द्वारा जैसे जो खाद्य पदार्थ इसके द्वारा पकाए जाते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, भुट्टा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, भुट्टा है उसे मक्का कहते हैं, पापड़ हो गया, बैगन को हम भूनते हैं, सीख कबाब, ये शकरकंद है, चपाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट, चपाती का मतलब जैसे अब भूनना का क्या मतलब था, हम जब उस पर पैन पर रख करके उसको यूज करें तो वो हमारा रोस्ट हो गया, लेकिन जब हम उसको वहां से हटा करके, पैन से हटा करके जब उसको डायरेक्ट आग पर फुलाते हैं रोटी को, तो वो चीज आपकी ब्रॉयलिंग हो गई या फिर ग्रिलिंग कह सकते हो। ओके, अब जो बारबेक्यू आपने सुना होगा वो भी आपकी इसी विधि से, यानी कि ग्रिलिंग विधि से ही बनाई जाती है। ओके, बारबेक्यू, इसके अलावा भुट्टा है, पापड़, बैगन, ये सब चीजें हमने एग्जाम्पल आपको बता दी। अब इसका लाभ क्या है कि भोजन को तुरंत पकाने की विधि है, ठीक है, एक तो ये लाभ है। दूसरा ये है कि इसमें वसा की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है, और यानी या फिर बहुत ही कम, बस केवल हल्का सा उस पर टच कराने के लिए जरूरत पड़ती है, बहुत कम या फिर नहीं होती है। तीसरा ये है कि स्वाद में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, पनीर वगैरह भी इस तरीके से बनता है, डायरेक्ट उसमें सीख में फंसा करके उसको भुना जाता है, और क्या बोलते हैं, और ये आपका सोयाबीन के बहुत सारे डिशेज हैं इस तरीके से बनती हैं ग्रिलिंग के माध्यम से। हानि क्या है कि खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें भी जैसे कि भूनने में था, वही इसमें भी है कि आप उसको कंटिन्यू, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। चलिए, फिर तीसरा आ जाता है बेकिंग। तीसरा है बेकिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं मट्ठी में पकाना कहते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो बेक करने के लिए भाई आपके पास ओवन वगैरह कुछ नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम पर तो ओवन का यूज हो रहा है, लेकिन पहले क्या था कि भट्टी में ही पकाया जाता था। चलिए, तो अब ये क्या है, बेकिंग है। इस विधि में क्या होता है, खाद्य पदार्थ गर्म हवा से पकाए जाते हैं। आपने देखा ही होगा, बेक में ओवन का यूज करते तो इसके अंदर जो रेडिएशन यानी कि जो हवा उत्पन्न हो रही, गर्म हवा, उसी से वो पकता है। मूल रूप से यह सूखे ताप से भोजन पकाने की विधि है। सूखे ताप का मतलब ड्राई हीट मेथड। ओके, जो इसी के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं, किंतु इसमें सूखी ऊष्मा की क्रिया को भाप के साथ सम्मिश्रित कर दिया जाता है, जो कि खाद्य पदार्थ के पकने के समय उत्पन्न होती है। यानी कि जो ड्राई हीट है, सूखा ताप है, जो सूखी ऊष्मा है, तो उसके द्वारा ये भोजन पकाने की विधि तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ड्राई हीट है वो प्रोसेस जो हो रही है उसके साथ में भाप जो निकल रहा है भोज्य पदार्थ से, ठीक है, उसको, उस स्टीम को ड्राई हीट के साथ में मिश्रित कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है आपका जो भी खाद्य पदार्थ है वो पक जाता है। ओके, भुने के खाद्य पदार्थ आमतौर पर ऊपर से भूरे और कुरकुरे होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, बिस्किट देख लो आप, केक देख लो, तो ये बेकिंग के ही थ्रू बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बाहर से क्या होता है, ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़ा सा क्रिस्पी होते हैं, और अंदर क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और छिद्रपूर्ण होते हैं, उसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे केक भी हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया। तो ये आपको पता ही है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सभी जानते हो। अब इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें,
बेकिंग में, तो इसमें जनरली क्या होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है टेम्परेचर, जो हम बनाते हैं बेक के लिए जिस टेम्परेचर का हम यूज करते हैं 120 से 260 तक का, यानी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसमें बनाए रखना होता है। और अगर आप ओवन में कोई भी खाद्य पदार्थ पकाने जा रहे हो तो उसमें पहले क्या होता है, पकाने से पहले यानी खाद्य पदार्थ ओवन में रखने से पहले हमें उसे पहले कुछ देर तक जितना भी डिजायरेबल टेम्परेचर चाहिए उसको थोड़ा सा पहले ही उसको गर्म करना पड़ता है, यानी कि ओवन को पहले आप थोड़ी देर गर्म करोगे, ठीक है, उसको ऑन कर दोगे, उसके बाद में हम उसमें जो भी केक है बिस्किट आप बनाना है वो आप उसके अंदर रखोगे। यानी कि ये नहीं कि डायरेक्ट आपने जो है ओवन को ऑन किया और उसमें खाद्य पदार्थ को रख दिया, ऐसा नहीं है। पहले ओवन को थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट के लिए आपको उसे जो है ऑन कर देना होता है। जब वो गर्म हो जाता है उसके बाद में हम उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है उसको रिप्लेस करते हैं, रखते हैं मतलब उसमें। ओके, अब बेकिंग द्वारा और क्या क्या, जैसे बिस्किट हो गया, पिज्जा है, ब्रेड है, केक है, मछली, तंदूरी चिकन है, तो बहुत सारी चीजें नॉन वेज और वेज बनाई जाती हैं। इसका लाभ की बात करें तो जो भी पके व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ये तो आपको भी पता है, बनावट में भी अच्छे होते हैं। आपने केक देखा होगा, बिस्किट होगा, दिखने भी बहुत अच्छे लगते हैं और उसका जो है टेस्ट भी बहुत मस्त होता है, अच्छा होता है। और इसके थ्रू, बेकिंग के थ्रू बहुत सारे व्यंजन अलग अलग प्रकार के बनाए जा सकते हैं। हानि क्या है कि इसके लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। अगर आपको ओवन चलाने की नॉलेज नहीं है देन आप उसको अच्छे से नहीं चला पाओगे, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो खराब होने का डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए से हमेशा जो भी आप ओवन अगर कभी ले रहे हो या आपके पास है तो उसके साथ में मैनुअल दिया जाता है जिसमें कि सारी चीजें लिखी होती हैं किस तरीके से उसको चलाना है, तो उसको आप पहले पढ़ो, उसके बाद में आप उसको यूज करो। तो इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और स्किल की भी जरूरत पड़ती है, कुशलता की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको, और हाँ एक चीज और, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए बेकिंग के लिए तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि पकवान को जो भी हमने बताया कि जो भी दिशा निर्देश हैं दिए गए हैं, जो मैनुअल है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका पालन करें। और जो भी आप मटेरियल बनाने जा रहे हो, जैसे कि हम केक बनाने जा रहे हैं तो जो हमारी उसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, जो भी लिक्विड फॉर्म में वो रहता है, जो भी खाद्य पदार्थ मतलब केक बनाने के लिए जो भी बैटर होता है उसको जितनी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो उचित होना चाहिए, तभी वो अच्छे से बनेगा। और ओवन को बार बार खोलना नहीं है आपको, जैसे कि आपने गैस पर बना रहे हो तो उसको क्या होता है हम बार बार उसको चेक करते रहते हैं बीच में पका कि नहीं पका, पका कि नहीं पका। तो लेकिन इस तरीके से बेकिंग में नहीं करना है। अगर आप उसको खोलोगे बार बार तो अंदर जो वो स्टीम और जो ड्राई हीट वो एक साथ होकर के उसको पकाने का कोशिश कर रहा है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो बाहर निकल आएगी। तो इस तरीके से ओवन को बार बार नहीं खोलना है, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर बना हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा। और ये तो और एक जिससे मैं था ओवन में रखने से पूर्व उसके पहले उसको कुछ हद तक गर्म करना पड़ता है, तभी आप रिप्लेस करना होता है, इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया बेकिंग के बारे में। फिर अब दूसरा है, ये हम अब दूसरा जाता है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हवा के माध्यम से पकाना। अब दूसरा पढ़ेंगे वसा के माध्यम से पकाना। वसा के माध्यम से पकाना, ठीक है, जिसमें कि आपका जो फैट होगा वो एज अ मीडियम काम करेगा। अब देख लेते हैं इसमें भी आगे, इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया, जैसे कि हवा के माध्यम से भी था, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है सॉर्टिंग बोलते हैं या फिर छौंकना कहते हैं इसको, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग। चलिए, तो अब देख लेते हैं ये सॉर्टिंग होती क्या है। इस विधि में क्या होता है कि पैन की सतह पर थोड़ा सा तेल डालकर, यानी कि पैन को सिर्फ इतना तेल डालते हैं कि वो चिकना हो जाए, ठीक है, फिर तेल डालकर खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है। यानी कि सॉर्टिंग में बहुत ही कम तेल का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ को चपटी जो कढ़ाई है उससे इस तरह से उछाला या पलटा जाता है कि खाद्य पदार्थ के सभी टुकड़े तेल के संपर्क में आ जाएं और खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से पक जाए।
ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ही कम तेल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से जो है, जो भी भोज्य पदार्थ है उसको इस तरीके से पकाना है कि चारों तरफ उसके तेल लग जाए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या होता है, उसको उछाला जाता है। जिस भी पैन में आप बना रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे कि बाहर जो भी चीजें बनती हैं, कैसे बताऊं, जैसे आप ये देख लो, ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर पराठे वगैरह बना रहे हैं, और चिल्ला वगैरह बनता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि फटाफट, आपने देखा होगा कि तेल लगाया, फटाक से डाला और फिर उसको उछाल उछाल करके पकाते हैं। जिस भी पैन में, तवा है या भी जो भी पैन है, उस पर उछाल उछाल करके पकाते हैं। तो उछालते हैं या फिर उसको इस तरीके से पलटना होता है कि चारों तरफ उसमें तेल लग जाए, दोनों साइड में तेल लग जाए और वो आसानी से पक जाए। ठीक है, तेल के संपर्क में आना जरूरी है क्योंकि बहुत ही कम तेल का इसमें यूज होता है, तो उसको पलटना जरूरी होता है। अब कई बार पैन को ढक्कन से ढका भी जाता है, यानी कि बहुत ही कम तेल का, जैसे कि अब हम छौंकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं, क्या होते हैं, बहुत कम तेल में उसको छौंक दिया, उसके बाद में उसमें सब्जी डाल दी, उसके बाद में उसको ढक दिया। तो इस तरीके से हम पैन को ढक करके भी पका सकते हैं। और जब ढकते हैं तो आंच को धीमी करके खाद्य पदार्थ को उसकी अपनी भाप में नर्म होने तक पकाते हैं, यानी छौंक दिया, उसके बाद उसमें सब्जियां हमने डाल दी, उसको ढक देते हैं। अब क्या होता है, जो भाप बनती है उससे जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, उसमें जो भाप बन रही है उसके खुद के भाप से वो सॉफ्ट हो जाती हैं और इस तरीके से वो पक जाती हैं। ओके, तो ज्यादातर जो सॉर्टिंग विधि से क्या है, वो सब्जियां पकाई जाती हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि सब्जियों को पकाने के लिए हम जो है सॉर्टिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम तेल का यूज करते हैं। इसके बाद में दूसरा जाता है इसमें तलना। ये तो हो गया सॉर्टिंग। दूसरा हो गया इसमें तलना, यानी कि फ्राइंग। चलिए, अब फ्राइंग का मतलब है कि गर्म तेल या फिर घी में खाद्य पदार्थ को पकाने की जो विधि है उसी को तलना बोलते हैं या फिर फ्राई करना बोलते हैं, तो आपको भी पता है। लेकिन अब इसमें भी दो विधियां हैं। एक तो है आपकी, इसमें जो पहली है वो है कम वसा में तलना। तलना भी दो टाइप का है, एक तो कम तेल में तलना, इंग्लिश में कहेंगे इसे शैलो फ्राई। ये टर्म आपने सुना होगा, शैलो फ्राई, डीप फ्राई। ठीक है, और दूसरा जो है वो है अधिक वसा में तलना। अधिक वसा में तलना, इसे हम बोलते हैं डीप फैट फ्राइंग। ओके, तो ये शैलो फैट फ्राइंग हो गया, दूसरा हो गया डीप फैट फ्राइंग। ठीक, दो टाइप की आपकी फ्राइंग यानी कि तलना हो गया। अब कम वसा में तलने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खाद्य पदार्थ को वसा अथवा तेल में पकाया जाता है, किंतु यह इतनी अधिक नहीं होती है कि खाद्य पदार्थ को ढक सके। जैसे कि अब सॉर्टिंग में क्या था कि बस इतना तेल का हम यूज करते हैं कि वो जो भी आपका मटेरियल है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे आप पराठा का एग्जांपल ले लो, पराठा हम बनाते हैं तो उसमें तेल लगाते हैं, तो इतना ही तेल लगाते हैं कि वो पूरे तरीके से दोनों साइड में उसमें तेल लग जाए और वो हमारा पराठा बन जाए। या फिर सब्जियां हैं तो उसमें भी इतना ही तेल से छौंकते हैं जिससे कि हमारी सब्जी पक जाए। ठीक है, अब जो इसमें फ्राइंग में है तो इसमें क्या, कम वसा का मतलब है कि जो भी तेल का हम यूज करेंगे तो वो इतना यूज करेंगे कि उसमें जो आपका खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरीके से ढके नहीं। ठीक है, इतना यूज करना है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो टिक्की का एग्जाम्पल है। टिक्की में क्या करते हैं, देखिए कि आपने देखा ही होगा कि उसमें क्या करते हैं, कढ़ाई में या फिर इस तरीके का पैन होता है जिसमें कि तेल होता है, और जो आधी टिक्की होती है वो आपके तेल में डूबी हुई होती है, पूरी नहीं, सिर्फ आधी टिक्की डूबी हुई होती है। तो वो चीज आपकी शैलो फ्राइंग कहलाती है। ठीक है, इस विधि से क्या होता है, इस तरह के तलने से जो भी पदार्थ है वो कुरकुरे बनते हैं, बाहर से भूरे रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, और इस विधि के लिए अगर आप नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का यूज कर रहे हो तो बेस्ट होता है क्योंकि उसमें तेल कम लगता है। ठीक है, तो ये कम वसा में तलना हो गया। दूसरा है डीप फैट फ्राइंग यानी कि अधिक वसा में तलना। अब खाद्य पदार्थ को इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से गर्म तेल में डुबोया जाता है तथा खाद्य पदार्थ के सभी भागों को एक जैसा पकाया जाता है।
अब डीप फ्राइड फ्राइंग में क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ है वो आपका बहुत तेजी से शीघ्रता से वो पक जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से वो तेल में डूबा हुआ होता है। और अगर इसमें हम जो टेम्परेचर की अगर बात करें, तो जो डीप फ्राइड फ्राइंग है उसमें आपका 180 से लेकर के 220 तक का टेम्परेचर रहता है डीप फ्राइड फ्राइंग का, और जो शैलो फ्राइंग का है वो इससे कम होगा। ठीक है, और डीप फ्राइड फ्राइंग का आपका 180 से लेकर के 220 तक आपका टेम्परेचर रहता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको जो डीप फ्राइड आप डीप फ्राई कर रहे हो, जैसे कि समोसा हो गया, पापड़ तल रहे हैं हम, चिप्स तलना हो गया, पकौड़े आप बनाते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये डीप फ्राइड फ्राइंग में आ जाती है, जिसमें क्या होता है, जो भी ऐसे समोसा है तो पूरी तरीके से तेल में डूबा हुआ होता है, पकौड़ी होती है तेल में पूरी तरीके से डूबी हुई होती है, और चिप्स पापड़ जो बना रहे हो वो भी पूरी तरीके से तेल में डूबा हुआ होता है। तो ये चीज आपकी डीप फ्राइड फ्राइंग कहलाती है। ओके, अब लाभ की बात कर लेते हैं। तो लाभ की बात करें तो खाद्य पदार्थ के आकार के साथ साथ स्वाद भी अच्छा होता है। तो देखिए, फ्राई करके आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसका टेस्ट तो अच्छा लगता ही लगता है, क्योंकि जो फैट है वो भी एक टेस्ट देता है खाद्य पदार्थ को। ओके, और ये भोजन पकाने की सबसे तेज विधि है। हानि क्या है कि कई बार अत्यधिक वसा सोख लेने से खाद्य पदार्थ चिकना हो जाता है और वसा से अधिक भीगा हुआ हो जाता है, जो कि नुकसान करता है। दूसरा क्या है कि तले हुए खाद्य पदार्थों को पचाने में देरी लगती है, यानी कि अधिक अगर डीप फ्राइंग का आप यूज कर रहे हो तो वो चीजें आपके डाइजेशन को गड़बड़ कर सकती हैं और आपके को नुकसान भी कर सकती हैं, साथ साथ में जो उसमें पौष्टिक तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, तो हमें इसको ध्यान में रखना होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि साफ तेल और घी का प्रयोग करें, उचित तापमान का प्रयोग करें, और है मिश्रण के छोटे से भाग को गर्म तेल में डालकर जांच लें, यानी कि पहले जब आप पकाने से पहले थोड़ा सा डालकर जांच लो, यदि वो पूरी तरीके से गर्म नहीं है तो खाद्य पदार्थ को अत्यधिक तेल को सोख लेगा। यानी कि अगर जो भी तेल है अगर वो अच्छे से गर्म नहीं होता है तो क्या होता है कि अगर उसमें आप खाद्य पदार्थ पका रहे हो तो तेल अधिक वो सोखता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो फिलहाल ये आपको पता ही होगा। फिर है कि मतलब कि एक साथ जो है बहुत अधिक जो है मटेरियल को नहीं तलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही तलना चाहिए, जैसे कि जो उसका तापमान है, टेम्परेचर है आपके तिल का, वो गिरे नहीं, ठीक है, वो बना रहे, मेंटेन रहे। और उसको बराबर जो है आपको पलटते रहना भी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जैसे अगर कोई लेप लगा रहे हो, यानी कि उसको अगर आप किसी इसमें डुबो रहे हो, डिप करके हम जो है फ्राई करें, जैसे कि बेसन और मैदा का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बराबर तरीके से लगाना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। और हाँ, एक चीज़ और कि जब भी जो आप तेल यूज़ कर रहे हो उसको जो है बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना है कि क्या होता है, हम तेल यूज़ करते हैं, उसके बाद में उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जितनी बार हमें यूज़ करना है फिर उसी तेल का हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें रैंसिडिटी कॉज कर जाती है। रैंसिडिटी आपने हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले, तो रैंसिडिटी की वजह से आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो सकता है, आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप तेल बचाने के चक्कर में अपने हेल्थ को खराब कर लोगे, तो इसलिए तेल को ना बचाएं। ठीक है, एक बार आपने यूज किया, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार उसको यूज कर लो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद में उसको हटा देना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी अगर डीप फ्राई कर रहे हो तो कम से कम तेल का यूज लो, जिससे कि आपको हटाने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए इसके बाद में आ जाएगा तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन मेथड। तो बस 1 मिनट का मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगी। ओके, मैं आती हूँ जस्ट, तब तक आप लोग इसको तब तक आप रिवाइज करो, मैं आती हूँ।
ओके, चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे जो तीसरा हमारा मेथड है वो है कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, यानी कि भोजन पकाने की विधियों का सम्मिश्रण। अभी तक हमने दो पढ़ चुके हैं हम, एक मॉइस्ट हीट, दूसरा ड्राई हीट। अब तीसरा पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन मेथड, यानी कि ये हम कह सकते हैं सम्मिश्रण विधि। इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन मेथड। ओके, तो इसमें जो है तो आ जाता है जिसे बोलते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग मीन जो हम कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करते हैं उसको कहते हैं, जो उसको टर्म दिया गया है उसे बोलते हैं ब्रेजिंग। ओके, अब इसमें क्या होता है, कसे हुए ढक्कन वाले पैन में भूनने तथा स्टोविंग धीमी आंच पर बंद बर्तन में पकाने को जो है सम्मिश्रण या फिर ब्रेजिंग बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इसमें आप दो या फिर दो से अधिक विधि को जब हम कंबाइन करके यूज करते हैं तो वो चीज आपकी ब्रेजिंग मेथड कहलाती है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि क्या है कि आप हलवा बनाते हो, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। हलवा बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम रवे को भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, उसके बाद में उसको हम पकाते हैं पानी डाल करके, चीनी डाल करके। ठीक है, तो दो चीज हो गया, एक तो हो गया भूनना, दूसरा हो गया उबालना, दो चीजें हो गई। इसी तरीके से मटर पनीर आप बनाते हो। ठीक है, तो मटर पनीर आप लोग तो पता ही होगा। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तलते हैं पनीर को। ये बात अलग है कि कहीं कहीं पर जो भी कच्ची पनीर का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, हम पनीर को तलते हैं और उसके बाद में उसको धीमी आंच पर बंद बर्तन में उबालते हैं, यानी कि स्ट्यू करते हैं, स्ट्यूविंग। अरे यार, मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, हिंदी में लिखना थोड़ा टफ है। स्ट्यू करते हैं इसको। ओके, यानी कि धीमी आंच पर बंद बर्तन में उबालते हैं। तो ये आपका दो विधि हो गई, तलना हो गया और स्ट्यूविंग हो गया। तो इसी तरीके से जिस भी विधि में दो मेथड का यूज किया जा रहा है उसी को हम कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं, और जिसको टर्म दिया गया है ब्रेजिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी ये आता है कि एक से अधिक जो विधि का यूज किया जाता है, कुकिंग मेथड्स का यूज किया जाता है खाना को, भोजन को पकाने के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्रेजिंग। ओके, चलिए अब अन्य विधियां भी हैं, वही फटाफट देख लेते हैं हम। अन्य विधियां में जैसे अन्य विधियां, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा अन्य विधियां में, एक तो आपका आ गया माइक्रोवेव कुकिंग, माइक्रोवेव के, ठीक है, से पकाते हैं हम, माइक्रोवेव में भोजन पकाना, माइक्रो, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। जो मतलब मुख्य रूप से जो आपकी होती हैं वो तीन विधियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, यानी कि ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड और तीसरा आपका कॉम्बिनेशन मेथड, ये आपके मुख्य रूप से हैं। इसके बाद में अन्य विधियों में आपका माइक्रोवेव आ जाता है और सोलर कुकिंग आ जाती है। ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोवेव में कुकिंग में क्या होता है, माइक्रोवेव विधि में भोजन पकाने की बहुत ही सुविधाजनक विधि होती है, और ये जो है लगभग जो हम ये रेगुलर बेसिस पर यूज कर रहे हैं उससे 10 गुना तेज विधि होती है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी बने रहते हैं, और भोजन को पुनः गर्म करने के लिए भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपकी सूखी सब्जी है, ड्राई वेजिटेबल से आपने बनाया है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपको उसे दोबारा गर्म करना हो तो उसको गैस पर गर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जलने लगता है, आपका पैन भी खराब हो जाएगा और आपकी जो सब्जी वो प्रॉपर तरीके से गर्म भी नहीं होती है। तो माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से आप 30 सेकेंड 1 मिनट लगता है, बस केवल आप फटाक से रखते हो उसको
और वो गर्म हो जाता है। तो भोजन को पुनः गर्म करने में के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही आसान होता है, और कोई भी चीज़ अगर आप इसमें बनाते हो तो वो 10 गुना तेज़ी से आपका बनता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, जो शक्ति स्रोत होता है यानी कि जो एनर्जी सोर्स होता है इसमें, तो इसमें मैग्नेट्रॉन एक ट्यूब लगी होती है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, जिससे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, जिसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, जब वो निकलती हैं तो वो भोजन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जो कि उसके अंदर गहराई तक भोजन में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यानी कि जो रेडिएशन निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ठीक है, इनकी जो तरंगों की जो ऊर्जा है वो आपकी भोजन में जो जल अणु हैं, जल अणु कणों को उत्तेजित कर देती है, यानी कि जो भोजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, जो जल हैं उसके अंदर मॉइस्चर है, उनको क्या करती है, उत्तेजित कर देती है। ठीक है, तथा वे तेज गति से हिलते हैं, उनमें कंपन होने लगता है। ठीक है, जब उत्तेजित करती हैं, जो तरंगे निकल रही हैं उससे, वो क्या करती हैं, जो भोज्य पदार्थों में अंदर जो कण हैं, जल अणु हैं, कण हैं, उनको क्या करती हैं, उनको उत्तेजित कर देती हैं, इससे वो तेज गति से जो है हिलते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, और यह कंपन घर्षण उत्पन्न करता है, उनके कणों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। और क्या होता है, जब ये फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के भीतर ऊष्मा पैदा करके उसे पकाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ऊष्मा है वो व्यर्थ नहीं होती है और भोजन तत्काल गर्म हो जाता है। इस प्रकार भोजन एक ही समय में अंदर और बाहर से गर्म हो जाता है। ठीक है, अब माइक्रोवेव में भोजन पकाते समय ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें सूक्ष्म तरंगे हैं वो एब्जॉर्ब की जा सकती हैं और उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है, यानी कि प्रसारित किया जा सकता है, और उनको रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि प्रतिबिंबित भी किया जा सकता है। किसी और माध्यम की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए। ओके, अब उन्हें धातुओं द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है और भोजन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका माइक्रोवेव में भोजन पकता है। तो सिंपल सी क्या बात है, जो इतनी चीजें हमने बताई, इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, मैग्नेट्रॉन ठीक है, ये ट्यूब होती है, जिससे कि क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब ये जो तरंगे निकल रही हैं तो ये क्या करती हैं, रेडिएशन उत्पन्न करती हैं, यानी कि विकिरण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये जो तरंगे निकल रही हैं इनसे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है, और यही जो विकिरण है वो भोजन में क्या होता है, भोजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब उसमें गहराई तक ये एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, कंपन, जो भोजन के अंदर कण हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन उत्पन्न होता है, जिससे कि क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जो कंपन होता है, कणों के बीच में कंपन होगा, ठीक है, वो तेजी से हिलने डुलने लगेंगे, कंपन उत्पन्न होगा, तो कंपन से क्या होगा, कंपन से घर्षण उत्पन्न होगा, यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, अब जब घर्षण उत्पन्न होता है तो फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है घर्षण से, और इससे क्या होता है, भोजन आपका आसानी से पक जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है माइक्रोवेव की। तो ये आप आसानी से इसको इस तरीके से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसमें दो माइक्रोवेव के लिए क्या होता है कि आप भोजन को आप किसी भी पैन में ऐसे नहीं रख सकते, किसी बर्तन में नहीं रख सकते, उसके लिए स्पेशल जो है बर्तन आते हैं, अलग से पैन आता है, अलग से जो है उसके डिब्बे वगैरह आते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशल जो है पैन की जरूरत पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है माइक्रोवेव में भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए, क्योंकि इसमें सारे ही बर्तन का यूज नहीं किया जा सकता है।
ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए हाँ, अब एक चीज और है, देखिए स्पेशली जो होता है माइक्रोवेव में, आप स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील के बर्तन में आप भोज्य पदार्थों को नहीं पका सकते हो। जबकि जैसे कि आप कागज की जो बनी प्लेटें हैं उसमें रख सकते हो, प्लास्टिक में रख सकते हो, ठीक है, कांच में रख सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो तरंगे, क्योंकि जो उत्पन्न हो रही हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तो ये जो सामग्रियां हैं, प्लास्टिक आपका और जो कागज की प्लेट है, कांच है, ये क्या करती हैं कि तरंगों को पानी की भांति अवशोषित नहीं करती हैं, ठीक है, उनको बिना अवशोषित किए अपने द्वारा प्रसारित करती हैं, यानी कि उनको एब्सॉर्ब नहीं करती हैं, बल्कि उनको जो है प्रसारित कर देती हैं, यानी कि ट्रांसमिट कर देती हैं, किसमें, भोजन में ट्रांसमिट कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आसानी से भोजन आपका गर्म हो जाता है और पक जाता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, इसी वजह से स्टेनलेस स्टील का यूज नहीं किया जाता है माइक्रोवेव में। हाँ, अब ये भी है कि जो आप परंपरागत जो हम विधि का यूज करते हैं उसके और माइक्रोवेव में जो अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो एक जो मुख्य अंतर ये है, डिफरेंस है कि माइक्रोवेव में क्या होता है, भोजन तापमान के स्थान पर समय के आधार पर पकाया जाता है। क्योंकि हमें इस पर ध्यान देना, जैसे माइक्रोवेव में हमने टेम्परेचर तो सेट कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जितना टेम्परेचर पर आपको पकाना है, अगर उस पर आपने 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट के लिए पका दिया तो फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस पर समय पर बहुत ध्यान देना होता है माइक्रोवेव में। ओके, चलिए, तो अब आते हैं, अब इसके हम लाभ की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के पश्चात बर्तनों को धोना काफ़ी सरल होता है, ठीक है, ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें कुछ चिपकता नहीं है। और कागज़ के अगर आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, प्लेटें यूज़ करें, तो उनको आप आसानी से फेंक भी सकते हो। दूसरा क्या है कि ओवन को साफ करने के लिए केवल नर्म कपड़े के साथ सूखा पोछा पोंछना पड़ता है, ठीक है, उसको धुलने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, आप खाली पोंछ सकते हो उसको। और क्या होता है, माइक्रोवेव भोजन पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत कम पानी और या फिर बिना पानी के शीघ्रता से भोजन पक जाता है, और इस प्रकार जो है, जो सब्जियों का नेचुरल कलर है वो कहीं नहीं जाता है, वो बना रहता है। तो ये लाभ है। और क्या है कि जो है आपको खाद्य पदार्थों को पुनः गर्म करने में आसानी होती है, बहुत ही आसानी से ये पक जाता, मतलब गर्म हो जाता है, कुछ ही मिनट और सेकंड में गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो पकाए गए बनाए गए खाद्य पदार्थ, जैसे कि केक है या फिर मान लीजिए कोई भी सब्जी आप बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, तो वो आसानी से पक जाती है, यानी कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और कोई भी जमा हुआ खाद्य पदार्थ है तो उसको भी आसानी से आप गर्म कर सकते हो, तुरंत फटाक से गर्म, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, जो लाभ है, वो समय की बचत होती है आपकी, समय आपका पूरा पूरा बच जाता है, क्योंकि बस मिनट और सेकंड लगते हैं इसमें पकाने में और गर्म करने में। ओके, चलिए, और हाँ, जो भी आप खाद्य पदार्थ है उसका कलर नहीं चेंज होता है, उसका टेस्ट नहीं बदलता है, ये बात है, अच्छा है, और न्यूट्रिएंट्स की हानि बहुत कम से कम होती है। ओके, चलिए, स्पेशली जो आपकी बीटा कैरोटीन है और जो विटामिन सी है, वो अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हो तो आपकी वो जो है कंजर्व रहती है, वो कहीं जाती नहीं, हानि नहीं होती है उसकी। ओके, अब देख लेते हैं इसमें कि हानि क्या है। तो एक तो बात ये है कि इसमें आप चपाती नहीं बना सकते हो, ठीक है, और इसमें अगर कुछ डीप फैट फ्राई करना है, ठीक है, अधिक वसा में तलने वाला जो काम है वो आप नहीं कर सकते, पूरी नहीं बना सकते, जलेबी नहीं बना सकते, पकौड़े नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें नहीं बना सकते हैं। आप जो है, जो मतलब ऐसी जो रोस्टिंग वाली चीजें हैं और जो अधिक तेल वाली चीजें हैं वो हम इसमें नहीं पका सकते हैं, तो ये हानि है। और ये भी एक चीज और है कि इसमें आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है,
और इसको आपको चलाना भी आना चाहिए। अगर आप ये माइक्रोवेव चलाना नहीं जानते हो तब फिर जो है आप कुछ भी इसमें नहीं बना सकते। इसलिए जो भी इसकी मैनुअल है उसको पहले पढ़िए, देन आप उसका यूज करिए। ओके, इसके बाद में आता है सोलर कुकिंग। फिर आ जाता है सौर ऊर्जा से पकाना। सौर ऊर्जा से पकाना, जिसे कि हम कहते हैं सोलर कुकिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है। एक तो माइक्रोवेव हो गया हमारा, अब दूसरा है सोलर कुकिंग। अब सोलर कुकिंग में क्या होता है, इसमें सौर कुकर आता है। ठीक है, यानी कि सोलर कुकर जिसे हम बोलते हैं वो सौर ऊर्जा के आधार पर काम करता है। ठीक है, अब सौर कुकर भली प्रकार से विद्युत रोधी बॉक्स से युक्त होता है। जो सौर कुकर होता है यानी कि जो सोलर कुकर होता है वो जो है विद्युत रोधी बॉक्स होता है उसमें, जिसका अंदर का भाग जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, और एक या अधिक पारदर्शक आवरण लगा होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो है शीशे लगे होते हैं। आपने अगर देखा होगा सोलर कुकर, या फिर आप जो है नेट पर डालिएगा आपको मिल जाएगा इसका पिक्चर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक बॉक्स होता है, ठीक है, विद्युत रोधी बॉक्स होता है, अंदर का भाग जो होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, और इसमें एक या एक से अधिक जो है ट्रांसपेरेंट शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं। ओके, अब ये जो पारदर्शक आवरण है यानी कि जो मिरर लगा हुआ है उसमें, उसका उद्देश्य क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर ऊष्मा को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लैक कलर है ना, जब उस पर मतलब सौर ऊर्जा उस पर पड़ती है, जो बॉक्स है उस पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से जो पेंट किया गया है वो इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है उससे क्या होता है, वो सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे जो ऊष्मा है वो आपकी जो ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ है उससे आपकी वो भोज्य पदार्थों को पास होती है, और इस तरीके से जो भोज्य पदार्थ होता है वो आसानी से पक जाता है। ठीक है, तो आपका ये सोलर कुकिंग होता है, आपको पता ही होगा। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात करें तो तापमान लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्योंकि अब स्पेसिफिक तो ये सूर्य पर डिपेंड करता है कि जो, लेकिन जो इसके अंदर टेम्परेचर उत्पन्न होता है यानी कि सौर ऊर्जा से जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है उस बॉक्स के अंदर, वो आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें उत्पन्न होता है। जब अंदर ये ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे जो है भोजन पक जाता है। ठीक है, इसी वजह से उसको अंदर ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है जिससे कि वो सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सके। और जो ट्रांसपेरेंट आवरण लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि वो अंदर ऊष्मा को इकट्ठा कर सके और जो है जो भी भोज्य पदार्थ उसके अंदर रखे गए हैं उसको वो ट्रांसफर कर सके। अब इसका लाभ की अगर हम बात करें तो इसमें कोई अन्य कुकिंग गैस अथवा मिट्टी का तेल या फिर किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे पर्यावरण आपका स्वच्छ होता है, इको फ्रेंडली है, और इसमें निरंतर लगातार हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हानि की बात करें तो पहली बात तो ये सूर्य पर निर्भर है। ठीक है, वर्षा काल में यानी कि बारिश है या फिर अगर बादल हैं तो उसमें आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि इसमें टाइम अधिक लगता है और आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि कब जो है सूर्य की ऊष्मा मतलब कब अच्छे से उस पर पड़ेगी, तो ये चीज आपको टाइम और प्लानिंग दोनों ही जरूरत पड़ती है इसमें। और स्पेशल इक्विपमेंट की यानी कि सोलर कुकर की जरूरत पड़ती है, किसी भी नॉर्मल इक्विपमेंट में आप इसको नहीं बना सकते हो। ओके, और गैस पर खाना पकाने की अपेक्षा इसमें विटामिन सी की हानि अधिक होती है। क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो सूर्य के कांटेक्ट में यानी कि ऊष्मा के कांटेक्ट में आने पर उसकी हानि होती है। अब चूंकि ये सूर्य की ऊष्मा से ही पक रहा है तो क्या होता है, इसमें विटामिन सी की हानि अधिक होती है। ओके, विटामिन सी की हानि अधिक होती है इसमें। जितना आप गैस पर पका रहे हो तो उससे ज्यादा आपकी विटामिन सी की इसमें हानि होती है, क्योंकि इसमें सूर्य के कांटेक्ट में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसी से ही ये पक रहा है। चलिए,
तो हमने फिलहाल जितनी भी विधियां थी वो सारा पढ़ लिया। जो अन्य विधियां थी यानी कि सोलर कुकिंग और ये आपकी जो माइक्रोवेव कुकिंग है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या है कि अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखी, यानी कि भोजन पकाने के दौरान उसकी जो पौष्टिकता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको अगर बनाए रखना है तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो वो चीज चलिए हम फटाफट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। तो पहली तो ये कि भोजन बनाने से पहले खाद्य पदार्थों की तैयारी पहले आपको ध्यानपूर्वक कर लेनी होती है, जैसे कि धोना है, काटना है, नमक लगाकर अगर रखाना है, तो वो चीज पहले हमें कर लेना होता है। यानी कि जो भी प्रिलिमिनरी पहले की प्रिपरेशन होती है वो सारी कर लेनी होती है। क्योंकि विटामिन है और जो खनिज पदार्थ से भरपूर अधिकतर जो फल और सब्जियां हैं, उनके छिलकों के बिल्कुल नीचे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो विटामिन हैं और जो खनिज पदार्थ हैं, यानी कि जो मिनरल्स हैं, वो क्या होते हैं कि वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होते हैं, जो फल और सब्जियां हैं, तो उनके जो छिलके होते हैं उनके जस्ट नीचे होते हैं, बिल्कुल नीचे होते हैं। ओके, अतः उन्हें उनके छिलकों सहित अथवा हल्का सा छीलकर पकाना चाहिए, यानी कि छिलके नहीं उतारने चाहिए। या फिर अगर आप जैसे कोई भी ऐसी सब्जी है जिसमें कि छिलके उतारने की जरूरत है, तो उसमें बहुत ही पतला सा छिलका निकालना चाहिए, हल्का सा छिलका निकालना चाहिए। अगर आप मोटा छिलका निकाल दोगे तो उसके जस्ट नीचे विटामिन और जो है मिनरल्स होते हैं, तो उनकी हानि हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अगर पॉसिबल हो तो छिलकों सहित आप पका लो या फिर हल्का सा छीलकर। अब जैसे कि आलू होता है, तो क्या होता है कि उसको आप छिलका निकाल कर पकाते हो, तो अगर कोशिश करिए आप इसको कि पहले बॉयल कर लीजिए। तो बॉयल करने से क्या होता है, जब बॉयल करते हो आप तो उसका सिर्फ छिलका निकलता है, उसके अंदर के साथ में और भी कुछ भी चीजें नहीं निकलती। और बॉयल करने से क्या होता है, जो भी विटामिन हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो आपके उन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि सिर्फ छिलका उसका बाहर निकलता है। तो अगर कोशिश करिए, छिलका उतारना जरूरी है, तो उनको बॉयल कर लीजिए या फिर हल्का सा छिलका निकाल कर तभी पकाइए उसको। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या है कि भोजन को पकाने अथवा परोसने से कुछ समय पूर्व ही सब्जियों को काटना चाहिए और उन्हें जितना संभव हो सके बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सतह हवा और उबलते पानी के संपर्क में जिससे कम से कम आए। क्योंकि अगर आपने जो है छोटे छोटे टुकड़े में काटा तो उनकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे तो वो अधिक उनका जो कांटेक्ट में आने का, आपका हवा या फिर उबलते पानी के संपर्क में आने का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर आप उनको बड़े टुकड़ों में काटोगे तो चूंकि टुकड़े कम होंगे तो उनका एरिया भी कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस है वो कम से कम होगा। तो ये कोशिश करिए कि जितना भी हो सके बहुत पहले सब्जियों को काट कर नहीं रखना चाहिए, बस कुछ समय पहले ही काट कर रखो और उनको बड़े टुकड़ों में काटिए। ठीक, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम से कम हो। उसके बाद में है कि उचित माप और खाना बनाने की जो मतलब स्टैंडर्ड मेथड है, उनसे अच्छे परिणाम अगर प्राप्त करना है आपको, ठीक है, तो इससे आप अगर जो है सही माप से, माप तौल से आप बना रहे हो और आप स्टैंडर्ड मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, और आप जो है हानि को भी रोकने में मदद मिल सकती है आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अब मैदा है, सफेद चीनी है या फिर सूजी के बहुत से पोषक तत्व जो हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैदा हो गया या फिर चीनी है या फिर सूजी है, तो इनका जो है आप जो है इनका आप बहुत अधिक प्रयोग ना करिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इनको जो है इनकी प्रोसेसिंग जो होती है, ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जैसे कि आप एक नेचुरल रॉ में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अब क्या है, हम आटे का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आटे में यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, तो चूंकि अब इसी से, गेहूं से ही तो मैदा बन रहा है, लेकिन क्या होता है ये बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम जो पौष्टिक तत्व हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, और उसमें फाइबर भी नहीं होता है, तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि इनकी जो प्रोसेसिंग, जैसे जो प्रोसेस्ड फूड हैं, यानी कि आपके मैदा हो गया, सफ़ेद चीनी हो गया, ये सूजी हैं, तो चूंकि जब इनकी प्रोसेसिंग होती है तो
इस समय पर जो इनके पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इनमें, इसलिए इनका प्रयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन यह है कि आप रेगुलर बेसिस पर मत करो, कभी कभी आप कर सकते हो। और बासी सब्जी है या फिर मतलब इनका बासी सब्जी होगी, मुरझा गई, पत्तियां मुरझा गई हैं, तो उनका यूज नहीं करना चाहिए। उनके कंपैरिजन में आप ताजी सब्जियों का यूज करो, और जो सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका यूज करो। इससे क्या होगा कि आपको जो है, पहली बात तो कि वो फ्रेश मिलेंगी, दूसरा जो उसमें पौष्टिक तत्व हैं उसको आपको प्रॉपर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि जब सब्जियां मुरझा जाती हैं, यानी कि वो उनके पत्ते डैमेज हो जा रहे हैं, वो बासी हो गई हैं सब्जियां, तो उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ताजी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, ताजे फल का यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भंडार अगर आप उनको स्टोर कर रहे हो तो इससे क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जो बासी सब्जियां हैं, तो आप जैसे अगर आप जाहिर से बासी का मतलब है कि आपने आज खरीदी, तो अब उनका कल या फिर परसों आप उनका यूज करोगे तो वो आपकी बासी हो गई, ठीक है। यानी कि आपने उनको ऐसे रखा हुआ था, तो भंडारण से क्या होता है, जो विटामिन सी होता है उनका स्पेशली जो है लॉस हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेश यूज करिए। फिर नेक्स्ट है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, तो उनको क्या, अगर आप पानी में बहुत अधिक देर तक भिगो कर रखते हो तो उससे क्या होता है, इनमें जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और जो उनका कलर है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भिगोने के लिए बहुत ही थोड़े पानी का प्रयोग करना चाहिए, और जहां तक पॉसिबल हो भिगोने का समय भी घटाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि सूखे खाद्य पदार्थ से दाल हो गया या कि सूखी फलियां होगी, तो उनको पकाने से पूर्व पानी में भिगोया गया हो तो पकाते समय उसी पानी का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके विटामिन हैं, और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें घुल करके निकल जाते हैं। तो आप उन्हीं पानी का यूज कर लेते हो, तो आप पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा लेते हो, ठीक है। फिर है और हाँ, जब भी आप भोजन पका रहे हो तो सब्जियों को बहुत अधिक देर तक फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्राई करने से क्या होता है, इस एक तो आपका विटामिन सी का लॉस हो जाता है, उसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या हो, आप खुला कर करके उसको पकाते हो तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी आप पकाइए सब्जियों को, और कोशिश करिए कि उनको ढक करके पकाइए, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि सब्जियां पकाते समय जो आप मीठे सोडे का हम प्रयोग करते हैं, जनरली क्या होता है कि जल्दी से पक, जैसे कि छोला हमें पकाना है या राजमा बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम मीठे सोडे डाल करके तब उसको हम बॉयल करते हैं। तो कोशिश करिए कि मीठे सोडे का आप प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक हो कि आप, अगर आपको छोले या राजमा या फिर कोई भी अदर चीज है वो अगर आपको बनानी ही है, तो अब उनको रात में भिगो कर रख दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक भिगो करके रख दो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस कम से कम होगा, ठीक है। और फिर उन पानी का आप यूज कर लो, उनको फेंको नहीं। तो यहां मैं बोल रही थी मीठे सोडे से क्या होता है, आपका विटामिन बी और सी दोनों का ही हानि हो रही है, दोनों का लॉस होता है मीठे सोडे से, तो इसका ना ही करिए, ज्यादा बेस्ट है। और जैसे मीट है, अंडा है, और जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको कम तापमान पर पकाना चाहिए, क्योंकि अधिक तापमान पर अगर आप पकाओगे, अधिक टेम्परेचर पर, तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन है जो कि सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कि आप अंडे बनाते हो तो क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, तो अगर आप टेम्परेचर अधिक कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन है वो बहुत ही कठोर हो जाएगी, तो आप उसको खा नहीं पाओगे और टेस्ट भी बेकार हो जाता है। और खाद्य पदार्थों को पकाते ही परोस देना चाहिए, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, रखा हुआ खाना कम से कम खाइए। और जो डिब्बा बंद और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग करने से तुरंत पूर्व ही खोलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आपको उनका यूज करना है तब उस पैकेट को आप खोलिए। ऐसा नहीं कि आप पैकेट अभी आपने खोल करके रख दिया और आपको 4 घंटे बाद खाना है, तो ऐसे मत करिए। जब भी आपको खाना हो तो उसके जस्ट पहले आप पैकेट को खोलिए और तुरंत उसका यूज करिए, और जो शेष को पूरी तरीके से कसे हुए ढक्कन से
मतलब उसको ढक करके बंद करके आप रखिए, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में आप उसको रखिए। अगर आप यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि जो पैक्ड खाद्य पदार्थ हैं, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, उनको कम से कम यूज करिए, ठीक है। अगर यूज भी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दीजिए यूज करके। चलिए, ओके, चलिए फिर हम अब यहाँ पर एक चीज आपको और बतानी है कि जैसे खाद्य पदार्थ में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ बताया कि हानि को आप किस तरीके से रोक सकते हो, लेकिन अब जो उसमें पोषक तत्व हैं उनको उनमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसकी भी कई सारे तरीके हैं कि आप किस तरीके से जो उनमें खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मौजूद हैं तो उनको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो। उससे क्या होता है, आपका जो भोज्य पदार्थ है उसमें वैरायटी भी आएगी, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी आपकी जो है बीमारियों में भी वो लाभदायक होता है। तो इस पर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है बहुत ही लगभग फिर भी आपको इसमें 30 मिनट्स या 20 मिनट तो लगेगा ही इसको बताने में हमें, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, आपका फाइनली जो मेथड्स था, यानी कि भोजन पकाने की जो विधियां हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ओके। 2 वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो, अच्छा इसका प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपका जो है जिसमें सेकंड और थर्ड हमने बताया है और जो अन्य विधियां बताई हैं तो वो चीज़ समझ में कम आएंगी। तो दोनों वीडियो आप देखिए, इससे आपको जो कुकिंग मेथड्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।